हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल नागराज की हत्या का 8वां भाग। एक रात पहले की बात है, जब इच्छाधारी चील बनकर उड़ा। कुछ ही देर में रात के अंधेरे में नागलोक के भीतर जा पहुंचा। वीरान जगह पर उसने अपना रूप बदला और मच्छर के रूप में नागलोक के भीतरी रास्ते तय करने लगा। जगह जगह नागों के दर्शन हो रहे थे। वे अपने कामों में व्यस्त थे। उनमें इच्छाधारी भी थी, जो कि मनुष्य के रूपों में अपने कामों का अंजाम दे रहे थे। एक तरफ बहुत बड़ी खुली जगह में यज्ञ हो रहा था। आहुतियों पर आहुतियां डाली जा रही थी। वहां पर अधिकतर मनुष्य नजर आ रहे थे, जो कि इच्छाधारी नाग थे। कोई भी इच्छाधारी मनुष्य के रूप में इसलिए आना पसंद करता है कि मनुष्य के रूप में वे ज़्यादा काम कर सकता है। मनुष्य के हाथ पैरों की बनावट सामान्य कार्यों में बहुत सहायक है। यही वजह है कि कोई भी इच्छाधारी मनुष्य के रूप में आना ज़्यादा पसंद करता है। नागलोक के कई रास्ते पार करने के बाद वो मच्छर उस कक्ष में पहुंचा जहां नागराज और नागरानी मौजूद रहते थे। चूंकि नागराज बाहरी लोक में व्यस्त थे, इसलिए नागरानी वहां थी और कार्यों में व्यस्त थी। मच्छर खाली जगह में जा बैठा। वहां दूसरा कोई भी नहीं था। देखते ही देखते अगले ही पल मच्छर इच्छाधारी और सख्तू के रूप में आ गया। हर तरफ चुप्पी और शांति का माहौल था। वक्त गंवाए बिना इच्छाधारी ने दोनों हाथ जोड़े और बड़बड़ा उठा, क्षमा नागरानी, मेरी मंशा किसी भी तरफ से बुरी नहीं। चंद बातों की जानकारी पाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगले ही पल इच्छाधारी ने आंखें बंद की और बड़बड़ा उठा, हे गुरुवर, कुछ देर के लिए मेरे रूप को नागराज के रूप में बदल दीजिए। चंद पल बीते कि उसका रूप बदलने लगा और वहाँ मनुष्य रूपी नागराज खड़ा दिखा। इच्छाधारी उस नागराज के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। वो आगे बढ़ा और उस कमरे से बाहर निकलकर अन्य कक्ष की तरफ बढ़ गया। जल्दी उसे एक कक्ष में व्यस्त नागरानी मिली। नाथ, नागरानी उसे देखते ही प्रसन्न हो गई। आप आ गए। वो तेजी से नागराज की तरफ बढ़ी। इच्छाधारी फौरन पीछे हटा। हमें छूना मत। नागरानी ठटकी। चेहरे पर हैरानी उलझन के भाव दिखे। क्यों नाथ, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको प्रिय है? इच्छाधारी उर्फ नागराज ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर लेता तब तक हमें यह फर्क रखना ही होगा। ज़रूरी है। ओ समझी। इच्छाधारी और सत्तू आगे बढ़कर पत्थर की जगह पर जा बैठा। नागरानी एकटक उसे ही देख रही थी। अभी कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ नाथ? हो जाएगा। इच्छाधारी उर्फ नागराज ने उसे देखा। चेष्टा जारी है। नागरानी भी एक तरफ जा बैठी। आप क्यों मेरी वजह से तकलीफ उठा रहे हैं? इच्छाधारी उर्फ नागराज ने नागरानी को देखा। इस काम को छोड़ दीजिए। नागरानी ने भारी स्वर में कहा, मेरी वजह से आपको परेशानी हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वापस आ जाइए आप। इच्छाधारी उस नागराज खामोश रहा। त्रिवेणी की आत्मा नहीं मिली क्या? मिल जाएगी। कब? कोशिश जारी है प्रिय, अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नागरानी कुछ खामोश रहकर क्या हुई? आपने तो कहा था कि आप कार्य पूरा करके ही आएंगे, तो अचानक कार्य अधूरा छोड़कर क्यों आ गए? कार्य के लिए ही आया हूँ। कैसा कारनाथ? इस परेशानी को तुम ही दूर कर सकती हो। आज्ञा दीजिए। मेरे कार्य में अड़चन आ रही है। आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है। तभी चंद पल के लिए आंख लगी कि जाने कौन मेरे मस्तिष्क में कह गया कि यह अड़चन तभी दूर होगी जब नागरानी वो सारी बातें दोहराकर तुम्हारे कान में डालेगी, जिसकी वजह से ये कार्य शुरू किया गया। मालूम नहीं ये बात कितनी सत्य है, परंतु मैं आ गया। क्या फ़र्क पड़ता है नाथ? मैं ये बात दोहरा देती हूँ। इच्छाधारी और नागराज नागरानी को देखता रहा। नागरानी सब बातें दोहराने लगी। इच्छाधारी नागराज के रूप में सुनता रहा। कुछ देर बाद नागरानी सब कहकर ठटकी। इच्छाधारी जो जानने आया था वो जान लिया था उसने। अब समझ आया था उसे कि नागराज को त्रिवेणी की आत्मा की ज़रूरत क्यों थी। कोई दूसरा काम हो तो कहिए ना, नागरानी बोली। इच्छाधारी खामोश सा नागरानी को देखता रहा। क्या हुआ नाथ? अगले ही पल इच्छाधारी अपने असली रूप में नजर आने लगा। नागरानी चौंक उठी। इच्छाधारी ने दोनों हाथ जोड़े और सिर झुका दिया। क्षमा माँ, बच्चे की शरारत पर गुस्सा नहीं करना। नागरानी, जो कि सकते की सी हालत में खड़ी थी, एकाएक उसका शरीर कांपा कि जैसे वो होश में आई। चेहरे पर गुस्सा, सुर्ख होती आंखें, भिजती मुट्ठियाँ। सत्तू? माँ। इच्छाधारी उसी तरह हाथ जोड़े खड़ा रहा। नटखट बच्चे की शरारत को क्षमा करना। नटखट? नागरानी के होठों से फुफकार जैसे शब्द निकले। तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे नाथ का रूप बनाकर मेरे सामने आ जाए? क्या तेरा मन नहीं कांपा कि तू क्या कर रहा है? क्षमा माँ, क्रोध नहीं। इच्छाधारी गंभीर स्वर में बोला। बच्चे शरारत करते हुए कभी सोचते नहीं। बहुत गलत किया तूने सत्तू, जो मेरे नाथ का रूप बनाकर मेरे ही सामने आ। माँ, क्या मैं तेरा बच्चा नहीं हूँ? नहीं। तू क्रोध में है माँ, नाराज़ है, तभी ऐसा कह रही है। मैं तेरा बच्चा ही हूँ।
नागरानी गुस्से में डूबी इच्छाधारी को देखती रही। इच्छाधारी हाथ जोड़े खड़ा रहा। तेरे को इसकी कठोर सजा मिलेगी, जो माँ की आज्ञा। सत्तू ने उसी मुद्रा में कहा। नागरानी का क्रोध कम नहीं हुआ। क्यों आया तू यहाँ पर? ज़रूरत पड़ी तो तभी आया माँ, बहुत गलत हो रहा है उधर। क्या? नागरानी फफकारी। कौन गलत कर रहा है? स्वयं नागराज। जुबान संभाल कर बात कर सकते हो, नागरानी फफकार उठी। खबरदार जो मेरे नाक के खिलाफ। मैं तो सच कह रहा हूँ। सच ही बोल। नागरानी जी त्रिवेणी की आत्मा पाना चाहते हैं। सॉरी, नागराज जी त्रिवेणी की आत्मा पाना चाहते हैं। मैं परेशान था कि वे क्यों पाना चाहते हैं। वो तो अब माँ के शब्दों से मालूम हुआ कि बात क्या है। इच्छाधारी ने गंभीर स्वर में कहा। इसके लिए बहुत गलत कार्य कर रहे हैं, स्पष्ट कहो। त्रिवेणी की आत्मा को सुनेरा से हासिल करने के दौरान और बाद में कोई उनसे झगड़ा न करे, इसलिए उन्होंने बलसारा और हंसनी का सहारा लेकर देवा रानी और उधर मिन्नो परसू गुलचन को रास्ते से भटका दिया। बात यहीं तक होती तो गलत ना था। नागरानी जी ने रानी और देवा के प्यार के बीच शक पैदा कर दिया। अब रानी देवा की जान की दुश्मन बन गई। ये बातें स्वयं नागराज जी ने मिन्नो को बताई और मैंने सुनी। तो इसमें गलत क्या है? देवा और रानी के बीच ऐसी बुरी गलतफहमी क्यों डाली? इसलिए कि उनका ध्यान आपस में उलझा दिया जाए कि वे त्रिवेणी की आत्मा की तरफ ध्यान न दे सके। ये गलत किया है नागराज जी ने। कार्य को पूरा करने के लिए कुछ भी गलत नहीं किया जाता, सब ठीक होता है। हर बात की काम की एक निर्धारित सीमा होती है माँ। नागराज जी ने उस सीमा का उल्लंघन किया है। देवा के प्रति रानी के मन में बुरे विचार डालकर अशोभनीय कार्य किया है। मैं इस कार्य को स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे स्वीकार करने या ना करने से क्या होता है? कुछ तो अवश्य होगा माँ। तुम मेरे नाथ का बाल विवाह का नहीं कर सकते। इच्छाधारी मुस्कुराया। एक बात और माँ। बोल। नागराज जी को पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, जो कि त्रिवेणी की आत्मा है। क्या कहना चाहते हो? सापनाथ की बस्ती वालों को त्रिवेणी की आत्मा की ज़रूरत है। त्रिवेणी के ग्रह ऐसे हैं कि वो उस बस्ती वालों को और हर उसे जो कि वायुडाल की वजह से राक्षसी इच्छाओं वाला बना, उसे राक्षसी इच्छाओं से मुक्ति दिला सकता है। और नागराज जी को पवित्र आत्मा तो किसी की भी मिल सकती है। ज़रूरी तो नहीं कि उन्हें त्रिवेणी की आत्मा चाहिए। ये नाथ की मर्जी। मर्जी नहीं, मनमानी है माँ। मैं तो कहूँगा कि नागराज जी त्रिवेणी की आत्मा से दूर रहें। ये बात मुझे क्यों कह रहे हो? तुमसे तो बात कर सकता हूँ माँ। नागराज जी को मेरी बात सुनकर क्रोध आ गया तो क्या होगा? चंद पल खामोश रहकर नागरानी फुफकारने वाले स्वर में क्या होगी? अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं सकतू। इस वक्त नागलोक की देखभाल मुझ पर है, और मैं तेरे से पहला सवाल तो ये पूछती हूँ कि हमारी आज्ञा के बिना तू रूप बदल कर नागलोक में कैसे प्रवेश कर गया? तेरे को पता है कि ये यहाँ के नियमों के खिलाफ है। जानता हूँ माँ। यहाँ तूने मेरे नाथ के रूप में मेरे सामने आकर भी गलती की। बच्चे को गलती करते ही है माँ। इन गलतियों की सज़ा तेरे को अवश्य मिलेगी। यह सज़ा मैं नहीं, नागराज जी वापस आकर स्वयं तेरे को देंगे। तब तक तू यहाँ कैद रहेगा। नागरानी के होठों से गुस्से से भरी फुफकारें निकल रही थी। सज़ा पाने फिर आ जाऊँगा माँ। इच्छाधारी मुस्कुराया। नागरानी के माथे पर बल पड़े। क्या कहना? चलता हूँ माँ, अभी बहुत काम करने हैं। इसके साथ ही सामने खड़े इच्छाधारी का शरीर एकाएक लुप्त होता चला गया। वो कोई सूक्ष्म रूप लेकर वहाँ से चला गया था। नागरानी क्रोध में बल खाकर रह गई। तू बच नहीं सकेगा सत्तू। नागरानी दांत भींचकर बड़बड़ा उठी। इस बारे में नागराज जी स्वयं तेरे से बात करेंगे। तेरे को सज़ा दिलाकर रहेगी। आखिर हमने जाना कहाँ है? सोहनलाल जब चलते चलते थक गया तो रुकते हुए क्या उठा। बीते दिन वो चलते रहे थे। रात भी चले, कुछ नींद ली। अगले दिन ही इस वक्त दोपहर हो रही थी। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। सोहनलाल के रुकने पर जगमोहन और जलेबी रुके। तीखी दोपहरी थी। सूर्य बढ़ने के साथ साथ गर्मी बढ़ती जा रही थी। हवा नहीं चल रही थी। हम सुनेरा की बस्ती तक जाएंगे, जगमोहन बोला। वहाँ देवा और रानी भी त्रिवेणी की आत्मा लेने हैं। क्या मालूम वो वहाँ पहुँचकर भी वापस चल पड़े हों। जलेबी क्या होती? जगमोहन ने जलेबी को देखकर सिर हिला दिया। हो सकता है तुम्हारा कहना सही हो, लेकिन हमारा सुनेरा की बस्ती तक जाना ही ठीक रहेगा। परंतु सुनेरा की बस्ती है किस तरह? क्या हम सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं? सोहनलाल बोला। पता नहीं, जो दिशा हमें मिली है उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जगमोहन गंभीर स्वर में क्या होता? रास्ते में ऐसा कोई मिला भी तो नहीं कि जिससे रास्ता पूछ सके। तो इस तरह आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा? रुके रहने का भी तो कोई फ़ायदा नहीं। जगमोहन ने इधर उधर देखते हुए कहा। कोई मिलेगा तो उससे रास्ता पूछा जा सकता है। जग्गू ठीक ही तो कहता है, जलेबी क्या होगी। तू तो जग्गू की गलत बात को भी ठीक कही। मैं तो ठीक बात को ठीक कहा है, जलेबी मुंह बनाकर बोली। ऐसा है तो इसके साथ अनजाने रास्ते पर बढ़ी जा। जग्गू के साथ तो मैं दरिया में भी कूद जाऊँ। जलेबी ने इठलाकर कहा। क्यों जग्गू? दरिया में कूदने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। जब इरादा बनेगा तो भी मैं तेरे साथ ही कूदूंगी। सोहनलाल बड़बड़ा उठा। ये तो पक्का दरिया में डुबो कर ही रहेगी इसे। गर्मी से बुरा हाल हो रहा था उनका।
रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, जगमोहन बोला, हमें आगे। जग्गू, ये आवाज़ सुनते ही जगमोहन की गर्दन फ़ौरन पीछे घूमी। जलेबी और सोनलाल ने भी पीछे देखा। वहाँ फ़कीर बाबा खड़ा था। सफ़ेद धोती, गले से कमर तक जनेऊ, माथे पर चंदन के तिलक की रेखाएं, गले में माला, सफ़ेद सुनहरी पीछे की तरफ किए बाल जो कि गर्दन तक आ रहे थे। पेशीराम तू? जलेबी हैरानी और खुशी से कह उठी, कैसा है तू? हम तो कब से किसी को देख रहे थे कि कोई मिले और उससे रास्ता जाने। ये तो बता, सुनहरे की बस्ती को कौन सा रास्ता जाएगा? जगमोहन और सोनलाल एक टक फ़कीर बाबा को देख रहे थे। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे सच में हैरानी हुई पेशीराम, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तभी पेशीराम का हाथ सीधा हुआ, उंगली जगमोहन की तरफ की और होठे ही होठों में बड़बड़ाया। उसी पल जगमोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। वो पीछे जा गिरा और उसके होश गुम होते चले गए। पल भर के लिए किसी को कुछ समझ ना आया। पेशीराम उसी मुद्रा में आंखें बंद करके बड़बड़ाने लगा। तब तक घबराहट में जलेबी की आंखें फैल गई थी। कमीने, जलेबी चीख उठी, तूने मेरे जग्गू को मार दिया? मेरे को उससे ब्याह करना था, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए वो पागलों की तरह फ़कीर बाबा पर झपटी। उसी पल सोहनलाल ने जलेबी की कलाई थाम ली। जलेबी को तीव्र झटके के साथ रुकना पड़ा। छोड़ मुझे, चीखी जलेबी, मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे जग्गू को। होश में आ जलेबी, सोहनलाल ने दबे स्वर में कहा। ये होश में? तू पागल तो नहीं हो गया गुलचंद? कमीने, पेशीराम ने जग्गू को। पेशीराम जगमोहन का बुरा नहीं करेगा, ये तू कहता है? हाँ, और अभी अभी पेशीराम ने जग्गू के साथ जो किया वो। तभी पेशीराम के स्पष्ट शब्द उनके कानों में पड़े। ना तेरे पे जहर का असर हो, ना विद्या का, ना शक्ति का, ना मंत्र का, ना तंत्र का। सामान्य शारीरिक ताकत का ही तुझ पर असर हो, उसका मुकाबला करना तेरा काम होगा। इन शब्दों के साथ ही वहाँ चुप्पी और शांति छा गई। सोहनलाल और जलेबी पेशीराम को ही देख रहे थे। पेशीराम ने आंखें खोली। अब फ़कीर बाबा का चेहरा तनाव रहित था, होठों पर मुस्कान आ गई थी। उसने जलेबी को देखा। सोहनलाल ने जलेबी की कलाई छोड़ दी। जलेबी ने बेचैनी से सामने गिरे जगमोहन को देखा। जग्गू को क्या किया तुमने? जलेबी तेज स्वर में बोली। कुछ नहीं। पेशीराम का सर शांत। तो फिर ये नीचे क्यों? जलेबी के शब्द अधूरे ही रह गए। उसने जगमोहन के शरीर को हिलते देखा, फिर देखते ही देखते वो खड़ा हो गया। जलेबी का चेहरा खुशी से चमक उठा। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। जगमोहन खुद को बहुत हल्का और चुस्त महसूस कर रहा था। थकान, भूख भी जाने कहाँ चली गई थी। वो चंद कदम आगे आया और बारी बारी तीनों को देखकर कह उठा, तुम यहाँ कैसे पेशीराम? तुमसे मिलने का मन कराया। पहले ये बता, जलेबी तीखे स्वर में कह उठी, तूने जग्गू के साथ क्या किया? इसे नीचे क्यों गिराया? तेरे जग्गू को कुछ हुआ तो नहीं? पेशीराम ने मुस्कुराकर पूछा। जलेबी ने जगमोहन को देखा। क्यों जग्गू, तू ठीक है? जगमोहन ने सहमति में सिर हिला दिया। सुनहरे की बस्ती का रास्ता पूछना है तूने? पेशीराम ने जलेबी से पूछा। हाँ, क्यों? वहाँ जग्गू को देवा मिलेगा, वो रानी के साथ उधर त्रिवेणी की आत्मा लेने। अब वहाँ ना तो त्रिवेणी की आत्मा है और ना ही वो सुनहरे की बस्ती रही है, फ़कीर बाबा ने कहा। तीनों चौथे। क्या मतलब? जगमोहन के ओटों से निकला। कौन ले गए त्रिवेणी की आत्मा? सोहनलाल के माथे पर बल उठे। हाय हाय, तेरे को तो हर तरफ की खबर है पेशीराम। आखिर बाल काटने वाला जो हुआ, संदूकची लेकर घर घर जाना तो तेरा लगा ही रहता है। खबरें क्यों ना होंगी तेरे पास? जलेबी कह उठी। फ़कीर बाबा शांत गंभीर स्वर में कह उठा, नागराज सुनेरा को मार चुका है। उससे पहले उसने सुनेरा से त्रिवेणी की आत्मा ले ली थी। क्या? जगमोहन चौंका। नागराज को कैसे पता चला कि त्रिवेणी की पवित्र आत्मा सुनेरा के पास है? जलेबी के ओटों में से निकला। कहीं से पता लगा लिया होगा। जगमोहन ने होठ भींच कर जलेबी को देखा। उस दिन तो वो हमसे बात करते करते गायब हो गया। जलेबी, पेशीराम ने गंभीर स्वर में कहा, उस दिन तुम जग्गू से त्रिवेणी की आत्मा की बात कर रही थी और नागराज ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी बातें सुन ली थी। ओह, जगमोहन के होठों से निकला। तभी नागराज उस दिन चला गया, हमें बताए बिना। जलेबी बोली। लेकिन ये बात तेरे को कैसे पता पेशीराम? पेशीराम ने जलेबी को देखा, कहा कुछ नहीं। ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई तूने पेशीराम, सोहनलाल बोला। त्रिवेणी की आत्मा की ज़रूरत तो सापनाथ को है। नागराज उसे ले गया तो सारे काम रुक जाएंगे। जलेबी ने कहा। उनकी राक्षसी इच्छाएं कैसे समाप्त होंगी? त्रिवेणी के ग्रहों का असर ही है कि वो ये काम कर सकता है। अब क्या होगा? वो एक दूसरे को देखने लगे। चिंता और परेशानी उनके हाव भाव में स्पष्ट नजर आ रही थी, जबकि पेशीराम शांत दिखाई दे रहा था। ये सब कैसे हुआ पेशीराम? जगमोहन ने धीमे स्वर में पूछा। नागराज को अपनी नागरानी की जान बचाने के लिए त्रिवेणी की पवित्र आत्मा की ज़रूरत मालूम है हमें। जगमोहन ने सिर हिलाया। नागराज ने ये बात हमें बताई थी। पल भर को चुप रहकर पेशीराम कह उठा, नागराज त्रिवेणी की आत्मा लेकर इस वक्त नागलोक वापस जा रहा है। जल्दी वो इस रास्ते से निकलेगा। इस रास्ते से? तीनों ही चौके। हाँ, फिर तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जलेबी कह उठी। ये बात हमें बताकर तुमने अच्छा किया। वो ढेरों शक्तियों का मालिक नागराज है, नागलोक का मालिक। सोहनलाल व्याकुल सर में कह उठा।
उससे मुकाबला कर पाना असंभव है। वो संसार का सबसे जहरीला है। ये बात तो तुमने ठीक कही कि हम नागराज का मुकाबला नहीं कर सकते, उसके सामने ठहर भी नहीं सकते। जलेबी के चेहरे पर कठोरता आ गई। उसके मुंह से निकली सांसें ही हमें बेहोश कर देंगी। और जब उसे पता चलेगा कि हम उससे त्रिवेणी की आत्मा लेना चाहते हैं तो वो अपने जहर से हमारी जान ले लेगा। पेशीराम एकटक जगमोहन को देख रहा था। जगमोहन के चेहरे पर भारी उलझन उभरी पड़ी थी। तू कुछ कहना चाहता है पेशीराम? मुझे लग रहा है तू कुछ पूछना चाहता है। बोल, फकीर बाबा बोला। हाँ, जगमोहन अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठा। तूने कहा कि त्रिवेणी की आत्मा के साथ नागराज जल्दी ही यहाँ से निकलेगा, यही कहा था ना तूने? हाँ, और ऐसे मौके पर तू यहाँ हमारे पास आया? पेशीराम ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास आते ही तुमने जाने क्या किया कि मैं नीचे जा गिरा। साथ ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ रही। फिर सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद मैं उठा तो मेरा शरीर हल्का फुल्का था। मैं नहीं जानता कि तुमने क्या किया, परंतु उसके बाद मैं अपने शरीर में बदलाव महसूस कर रहा हूँ। क्या हो रहा है ये सब? गुरुवर के आशीर्वाद से तुझे शक्ति दी गई है जग्गू। क्या मतलब? आने वाला वक्त तेरे लिए कठिनाइयों से भरा है, फकीर बाबा ने शांत सर ने कहा। नागराज के और तेरे रास्ते एक हो सकते हैं। तेरे लिए कभी भी परेशानियां शुरू हो सकती हैं, परंतु नागराज का सामना करने के लिए तेरे पास विद्या नहीं है। इसलिए गुरुवर के आशीर्वाद से तेरे को शक्ति दी गई है। जगमोहन फकीर बाबा को देखता रहा। अब कोई तुझ पर अपने जहर से वार करेगा तो उस जहर का तुझ पर असर नहीं होगा। विद्या या शक्ति का इस्तेमाल करेगा तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। शारीरिक ताकत से ही तेरे को कोई परास्त कर सकता है तो कर पाएगा। जगमोहन के होठ बिछ गए, आंखें सिकुड़ी। ऐसा क्यों? इसका जवाब तेरे को आने वाला वक्त देगा। पेशीराम की आवाज़ में ठहराव था। ये तो बहुत बढ़िया शक्ति दे दी मेरे जग्गू को। जहर, विद्या, शक्ति का असर जग्गू पर नहीं होगा? जलेबी खुशी से कह उठी। इसे तो किसी से डरने की आवश्यकता ही नहीं। डरना तो पड़ेगा। शरीर की ताकत तो कभी भी किसी की भी ज़्यादा हो सकती है, सोहनलाल बोला। पेशीराम ने सिर हिलाकर जलेबी को देखा। ये शक्ति जग्गू के पास तब तक रहेगी जब तक कि ये पूर्व जन्म की दुनिया में है। यहाँ से बाहर जाते ही ये शक्ति हमसे इससे दूर चली जाएगी। ये पहले की तरह सामान हो जाएगा, फकीर बाबा ने कहा। यहाँ से बाहर जाने पर कुछ भी हो परवाह नहीं, जानता है पेशीराम? जलेबी ने आंखें न चाही। क्या? पेशीराम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जग्गू मेरे से ब्याह कर रहा है, कहता है यहाँ से बाहर अपनी दुनिया में ले जाकर मुझसे ब्याह करेगा। ये तुम दोनों का व्यक्तिगत मामला है। अजीब बात कहता है तू पेशीराम, व्यक्तिगत मामला है? तेरी तो आदत है दूसरे के मामले कुरेद कुरेद कर पूछने की। मैं तो तेरे को बता रही हूँ कि तू मेरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। जलेबी ने मुंह बना कर कहा। पेशीराम कुछ कहने लगा कि एकाएक वो चौंका। 2 पल के लिए आंखें बंद की, फिर खोली। मैं जा रहा हूँ। कमाल है, तेरी तो आदत है कि जहाँ बैठे वहीं चिपक गए, लेकिन आज तो अपने मुँह से जाने को कह रहा है। जलेबी क्या उठी। तभी फकीर बाबा पलटा और तेज तेज कदमों से एक दिशा की तरफ बढ़ गया। जगमोहन और सोहनलाल की नजरें मिली। जग्गू देख तो पेशीराम ऐसे बात करता है जैसे। कहते हुए जलेबी ने जगमोहन को देखा, फिर जाते फकीर बाबा पर नज़र मारी तो चौंकी। फकीर बाबा कहीं ना दिखा। पेशीराम कहाँ चला गया? जलेबी के होंठों से निकला। जगमोहन सोहनलाल खामोश रहे। इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? जलेबी बड़बड़ा उठी। सोहनलाल जगमोहन के पास पहुंचा। पेशीराम ने गुरुवर की तरफ से तेरे को ये शक्ति दी है, सोहनलाल बोला। जगमोहन ने औले से गर्दन हिलाई और कहा है कि नागराज त्रिवेणी यानी रुस्तम राव की आत्मा के साथ इधर से ही गुजरने वाला है। हाँ, तभी वो बात करता करता अचानक ही चला गया। 4 कदमों के फासले पर खड़ी जलेबी गंभीर थी। जग्गू, जलेबी करीब आई। नागराज त्रिवेणी की आत्मा के साथ इधर से ही निकलेगा। तू क्या उससे त्रिवेणी की आत्मा लेगा? हाँ, जगमन पक्के स्वर में क्या उठा। तेरे को तो गुरुवर के आशीर्वाद से शक्ति मिल गई है, तू नागराज का मुकाबला कर लेगा। लेकिन हम दोनों तो तेरे साथ हैं। नागराज तेरे पे वार न चलता देखकर हमारी जान ले सकता है। ये खतरा तो है ही, सोहनलाल से रिलाया। तुम ठीक कहते हो, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसे में नागराज से जब मेरा सामना हो तो तुम दोनों मुझसे दूर चले जाना। तब नागराज तुम दोनों को क्रोध भरी नज़रों से नहीं देख सकेगा। ना जग्गू, मैं तो तेरे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जलेबी क्या उठी। समझा कर जलेबी, मैंने तेरे से ब्याह करना है। इस तरह तेरे को छोड़कर चली गई तो मेरे होने वाले बच्चे क्या सोचेंगे कि उनके बापू के ब्याह से पहले मैं मुसीबत के वक्त छोड़कर चली गई थी। ना, मैं तो तेरे साथ रहूँगी। सोहनलाल, जगमोहन ने उसे देखा। तू ही इसे। तभी जलेबी हड़बड़ाई आवाज़ में क्या उठी। जग्गू, वो देख कोई आ रहा है। दोनों की निगाह जलेबी की दिशा की तरफ उठी। दूर तपती धूप और खुली जगह से कोई आता दिखा। उनकी नजरें उस पर जा टिकी। ये अवश्य नागराज है, जगमोहन पक्के भिचे स्वर में क्या उठा। नागराज? सोहनलाल के होंठों से निकला। पेशीराम ने कहा था कि नागराज रुस्तम राव की आत्मा के साथ यहीं से निकलने वाला है। जगमोहन की निगाह दूर सामने से आते व्यक्ति पर टिकी थी, जो कि अभी पहचान में नहीं आ रहा था। ओह हाँ, फिर तो ये नागराज हो सकता है। जलेबी एक व्याकुल सी दिखने लगी। जग्गू, जलेबी जल्दी से बोली।
अब तो झगड़ा होगा। जगमोहन सोहनलाल कुछ न बोले। तू नागराज से त्रिवेणी की आत्मा लेगा और नागराज देगा नहीं, उसके बाद तो जलेबी ठीक कह रही है। और मैं आगे वही बात कर रही हूँ कि नागराज इस तरह तो हमारी जान भी ले सकता है कि हमें जलेबी की बात को गंभीरता से लेना चाहिए। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम दोनों यहाँ से दूर चले जाओ। मैं नागराज को तेरे को छोड़कर हम नहीं जाने वाले। क्यों गुलशन, ये भी भला कोई बात है कि ऐसे झगड़े के वक्त हम जग्गू को छोड़कर चले जाएं? नागराज से हम पूरी टक्कर लेंगे। जलेबी तेज स्वर में कह उठी। जगमोहन और सोहनलाल ने जलेबी को देखा। तू मेरी बात नहीं मानेगी? जगमोहन ने जलेबी को देखा। नहीं तो मैं तेरे से ब्याह नहीं करूँगा। जा जा, ये धौंस किसी और को देना। जलेबी ने मुंह बनाया। अकल तो तेरे पास है नहीं। क्या मतलब? वो नागराज ही है, सोहनलाल कह उठा। दोनों ने उधर देखा। आने वाला करीब आ चुका था और पहचान में आ रहा था। सच में वो नागराज ही था। जगमोहन को एकाएक अपने जिस्म में तनाव सा महसूस होने लगा। नजरें आते नागराज पर ही थी। जलेबी का चेहरा भी कठोर होने लगा था। जग्गू, जलेबी के होठों से कठोर सा स्वर निकला। नागराज को तो नहीं पता कि हमें मालूम है कि उसके पास त्रिवेणी की आत्मा है। जलेबी शब्दों को चबाकर बोली। उसे कैसे पता होगा? सोहनलाल कह उठा। वही तो मैं कह रही हूँ कि नागराज को क्या पता कि हमारे मन में क्या है। ये तो वही बात हो गई कि बापू कहा करता था, चोर की दाढ़ी में तिनका। जलेबी गर्दन झटक कर बोली। नागराज को आने दो। पीछे जब वो गया था तो हम दोस्ती थे, अच्छी पहचान वाले थे। वो आए तो उससे हंसकर बोली। पहले की तरह बातें करें। साथ ही ये भी देखो कि उसने आत्मा को कहाँ रखा है और हम उसे कैसे ले पाएंगे। जब लेंगे। जगमोहन ने जलेबी पर निगाह मारी और पुनः पास आते नागराज को देखने लगा। तो नागराज को पता चल जाएगा। उस वक्त वो गुस्से में हमें छोड़ेगा नहीं। तुम दोनों उसके हाथों से तो बच नहीं पाओगे। हाँ, ये खतरा तो सामने आएगा। सोहनलाल ने सिर हिलाया। आएगा तो देख लेंगे, जलेबी ने कहा। खतरा तो हर काम में ही होता है। क्यों जग्गू, तू घबराता है खतरे से? मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा। हाय मर जावा। जलेबी ने छाती पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। जग्गू, सच में तू बहुत अच्छा है। तू मेरे साथ ब्याह नहीं हुआ, तेरे तेरे साथ मेरा ब्याह नहीं हुआ और फिर भी तू मेरी बहुत चिंता करता है। ब्याह के बाद तो तू मुझे पलकों पर बिठा कर रखेगा। जगमोहन ने गहरी सांस ली और जलेबी को देखा। जलेबी प्यार भरी नज़रों से उसे देख रही थी। वो पास आ पहुंचा है, सोहनलाल ने दबे स्वर में कहा। जलेबी ने करीब पहुंचे नागराज पर निगाह मारी और दबे स्वर में क्या उठी। जग्गू, आने दे इसे, शीशे में उतार, इसका अपना बन जा, त्रिवेणी की आत्मा ले, उसके बाद देख लेंगे कि। पागल मत बन, यह सामान्य इंसान नहीं नागराज है जो जगमोहन ने कहना चाहा। तेरे को सिर्फ वो सब करना है जग्गू जो मैंने बताया, समझदार बन। वो आ गया, सोहनलाल ने कहा और सामने आते नागराज को देखकर मुस्कुराया। नागराज पास आ पहुंचा था। उसकी दाएं हाथ की मुट्ठी बंद थी जिसमें रुस्तम राव की मोती में बंद आत्मा थी। नागराज के चेहरे पर दृढ़ता के भाव थे कि वो अपना काम पूरा कर आया। उन तीनों को सामने पाकर उसने यही सोचा कि ये अभी रास्ते में भटक रहे। करीब पहुंचकर नागराज ठिठका। कितना अच्छा लग रहा है कि हम जल्दी ही फिर मिल गए, सोहनलाल बोला। नागराज के होठों पर छोटी सी मुस्कान उभरी। उस दिन तो नागराज जी बिना बताए चले गए, जलेबी कह उठी। कम से कम बता तो जाते। ज़रूरी काम याद आ गया था इसलिए जाना पड़ा, नागराज ने शांत स्वर में कहा। अब भी रुक ना पाऊँगा। ये क्या बात हुई? जलेबी ने कहा। आप हमारे साथ रहिए नागराज जी, हम जल्दी आपको कहीं से पवित्र आत्मा दिलवा देंगे। मैं चाहती हूँ आप शीघ्र से शीघ्र नागरानी का जीवन सुरक्षित कर सके। जब से आप आए हैं तब से मुझे नागरानी की चिंता खाई जा रही है। पूछ लो, मैं कई बार जग्गू से कह चुकी हूँ कि नागराज जी पास होते तो कहीं से पवित्र आत्मा का इंतज़ाम करते। नागराज के चेहरे पर उभरी मुस्कान गहरी हो गई। मैं जानता हूँ कि आप सब मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, नागराज बोला। हम आपकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा, सोहनलाल मीठे स्वर में क्या उठा। नागराज मुस्कुराता उन्हें देखता रहा। बैठिए नागराज जी, इधर छाँव हैं हम। जगमोहन ने कहना चाहा। नहीं, मैं रुक नहीं सकता, मुझे जल्दी नागलोक पहुंचना है, नागराज ने कहा। दोबारा तुम तीनों से मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैं आशा करता हूं कि हम फिर मिलेंगे तो अवश्य बातचीत करेंगे। तो क्या आप जा रहे हैं? जलेबी कह उठी। हाँ, मुझे जाना। ओह, जगमोहन ने गहरी सांस ली। हमने कल से खाना नहीं खाया, तुम्हें देखते ही मैंने सोचा कि खाने का इंतज़ाम मैं अभी, नागराज ने कहना चाहा। इस तरह मैं पेट भरना शोभा नहीं देता कि आप खाने का इंतज़ाम करके चले जाएं और स्वयं न ग्रहण करें। जलेबी शिकायती स्वर में क्या उठी। क्यों जग्गू, मैंने ठीक कहा ना? हाँ, कुछ देर नागराज भी खाने पर हमारे साथ बैठ जाते तो हम अपना पेट अवश्य भर लेते, जगमोहन बोला। अब इतनी भी जल्दी नहीं कि कुछ देर खाने पर न बैठ सकूं, नागराज बोला और इसके साथ ही आसमान को देखते हुए होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाया, फिर चेहरा नीचे किया। चलो खाना ग्रहण करते हैं। कहाँ है खाना, सोहनलाल ने पूछा। वो रहा। सबने गर्दन घुमाकर उधर देखा जिधर नागराज ने इशारा किया था।
पेड़ों की छाँव के नीचे घास पर गर्म खुशबूदार खाना बर्तनों में मौजूद था। ये तो मज़ा आ गया, जलेबी खुशी से बोली। अब बढ़िया पेट भरेगा। मैंने भी विद्या सीखी होती तो जब भी चाहती इस तरह खाने का इंतज़ाम कर लेती, कभी भूखे ना रहना पड़ता। वे चारों खाने पर जा बैठे, खाना खाना शुरू कर दिया। तभी जगमोहन क्या उठा। नागराज जी, एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? जब से आप यहाँ पहुँचे हैं तब से ही आपके दाएं हाथ की मुट्ठी बंद है, जगमोहन बोला। ये बात मैं समझ नहीं पाया कि आपकी मुट्ठी में ऐसा क्या है कि खाना भी आप बाएं हाथ से ग्रहण कर रहे हैं। नागराज मुस्कुराया। अवश्य रहस्य की बात है, जलेबी हौले से हंसी। खाली मुट्ठी ही बंद कर रखी है या कोई खास वस्तु है? सोहनलाल सामान्य स्वर में बोला। बेहद खास वस्तु है, नागराज ने कहा। ऐसा भी क्या है कि आपने मुट्ठी में जकड़ रखा है, उस वस्तु को कहीं और नहीं रखा? क्या हमें दिखाएंगे नहीं? ये चीज़ किसी को दिखाना आवश्यक नहीं है। हमसे ऐसा पड़ता क्या नागराज जी? जलेबी बोली। हर बात दूसरों से नहीं की जाती, तो यूँ कहिए रहस्य वाली बात है बंद मुट्ठी में। जलेबी एकाएक हंसी। अवश्य जलेबी, जगमोहन मुस्कुराया। रहस्य वाली बात है तभी तो नागराज जी हमसे छिपा रहे हैं। नागराज ने कुछ नहीं कहा, वे खाना खाते रहे। खाना समाप्त हुआ। इस दौरान नागराज की मुट्ठी बंद ही रही। फिर वे सब उठ खड़े हुए। मैं अब चलूँगा। नागराज ने तीनों को देखा। कितनी हैरानी की बात है कि अभी तक मुट्ठी नहीं खोली। जलेबी कह उठी, एक बार तो दिखा दीजिए कि मुट्ठी में क्या बंद कर रखा है। नागराज पल भर के लिए ठिठका, फिर मुट्ठी खोलकर हथेली उन्हें दिखाई। हथेली के बीचों बीच सफ़ेद दूधिया नन्ना सा मोती चमक रहा था। आह! जलेबी ने गहरी सांस ली। कितना खूबसूरत मोती है। नागरानी के लिए ले जा रहे हैं क्या? कुछ भी समझ लो, नागराज ने कहते हुए मुट्ठी बंद कर ली। नागराज जी, जगमोहन एकाएक बोला, मनुष्य की पवित्र आत्मा मिली कि नहीं? अभी मैं व्यस्त हूँ, इस बारे में फिर बातचीत करेंगे। मुझे जल्दी ही नागलोक पहुँचना है। नागराज पलटा और तेज़ कदमों से आगे बढ़ गया। सोहनलाल और जलेबी ने जगमोहन को देखा। जगमोहन होंठ भींचे नागराज को जाता देख रहा था। इस मोती में ही त्रिवेणी की आत्मा है, जलेबी दबे स्वर में बोली। वो चला गया तो फिर हाथ नहीं आएगा, सोहनलाल बेचैनी से कह उठा। अगले ही पल जगमोहन दबे पाँव नागराज की तरफ भागा। दोनों में फासला कम होने लगा। जलेबी और सोहनलाल की नज़रें मिली। अब क्या होगा गुलशन? जलेबी व्याकुल हो उठी थी। सोहनलाल के होठ बिचे रहे। आओ, जलेबी कह उठी, हम भी जग्गू के पास चलते हैं। बेवकूफ़ी मत कर, हर स्थिति में नागराज के पास जाना भी ठीक नहीं। वो संसार का सबसे जहरीला है। गुस्से में आकर वो 2 पलों में हमारी जान समाप्त कर देगा। यहीं रहो, यहीं से देखो, सोहनलाल ने कहा। वो क्या जग्गू नागराज से त्रिवेणी की आत्मा ले लेगा? सोहनलाल उसी प्रकार भिजे अंदाज में खड़ा देखता रहा। जगमोहन दौड़ते हुए नागराज के पीछे जा पहुंचा था। पीछे किसी के आ जाने की आहट पाकर नागराज ठिठका, पलटा। तभी वेग के साथ जगमोहन उससे आ टकराया। ये सब अचानक हुआ। नागराज खुद को संभाल ना सका। दोनों पाँव उखड़ गए। वो तेज़ी से नीचे जा गिरा और कुछ लुढ़कनियाँ खाता चला गया। उसकी कौनी नीचे पड़े पत्थर पर लगी तो शरीर में पीड़ा की तीव्र लहर उठी। यही वजह रही कि उसकी मुट्ठी खुल गई। उसमें दबा मोती दूर जा गिरा। जगमोहन फुर्ती से झपटा उस नन्हे मोती पर। अगले ही पल मोती उसके हाथ में था। इसके बाद जगमोहन रुका नहीं, एक दिशा में भागता चला गया। उसे लग रहा था कि जितनी तेज़ वो भागता है उससे भी तेज़ भागे जा रहा है। शायद ये पेशीराम द्वारा दी गई शक्ति का ही असर था। इस बीच उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नागराज की स्थिति न देखी। हथेली खुलते और मोती गिरते ही नागराज घबरा उठा। मोती में मौजूद त्रिवेणी की पवित्र आत्मा पाने के लिए तो वो कुछ भी कर सकता था। नागरानी से उसे प्यार था और मोती में मौजूद आत्मा ही नागरानी का जीवन बचा सकती थी। परंतु दूसरे ही पल हक्का बक्का रह गया नागराज। उसने जग्गू को गिरे मोती पर झपटते और उसे उठाकर भागते देखा। 2 पल तो उसे कुछ समझ ना आया। फिर जैसे नींद से जागा, उठते हुए गला फाड़कर जोरों से चिल्लाया, जग्गू! लेकिन जगमोहन ने कहाँ रुकना था। रुक जा जग्गू! नागराज गला फाड़कर चिल्लाया, ये मोती मुझे वापस दे दे! परंतु जगमोहन ने कहाँ रुकना था, वो तो हर पल दूर होता जा रहा था। नागराज का चेहरा क्रोध से स्याह पड़ने लगा। उसका मासूम चेहरा एक पल में गुस्से से खतरनाक स्याह जैसा नजर आने लगा। होठों से फुफकार जैसी गहरी सांस निकली और उसी पल वो जगमोहन के पीछे पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। ये क्या गुलशन? जलेबी के होठों से निकला। जगमोहन में मोती लेकर भाग गया? सोहनलाल परेशानी से कह उठा। वो उस मोती में त्रिवेणी की आत्मा है। हाँ, उसी मोती में त्रिवेणी की आत्मा है। तभी तो नागराज ने मुट्ठी में जकड़ रखा था मोती को। अब क्या होगा? नागराज जग्गू के पीछे भागा है, वो जग्गू को मार डालेगा। जग्गू की जान नहीं ले पाएगा वो। सोहनलाल कह उठा। पेशीराम ने उसे शक्ति दी है कि उस पर जहर का असर नहीं होगा, विद्या और शक्ति का उस पर असर नहीं होगा, तंत्र मंत्र का असर नहीं होगा। शरीर की शक्ति से ही वो हर बात का फैसला कर पाएगा। अगर नागराज के शरीर में जगमोहन से ज़्यादा शक्ति है तो वह जगमोहन को हरा देगा। जग्गू को हरा देगा वो? जलेबी ने परेशानी से कहा। वो नागराज है और मत भूलो कि वो मनुष्य के रूप में है, जबकि उसका असली शरीर नाग का है। अपनी इच्छा से वो मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। उसकी शरीर की ताकत नाग के शरीर से है।
मनुष्य के रूप में आकर उसके शरीर की ताकत अवश्य क्षीण हो जाती होगी। वो जब नाग के रूप में आएगा तो शारीरिक रूप से तभी वो शक्तिशाली होगा। सोहनलाल ने कहा। ओह, ये बात तो तुम्हारी सच लगती है, परंतु मनुष्य के शरीर में आकर भी नागराज की ताकत कम नहीं आंक सकते हैं। सोहनलाल होठ बीजे बेचैनी से खड़ा रहा। लेकिन जग्गू उस तरफ क्यों भागा? वो जलेबी ने कहना चाहा। हमें बचाने के लिए। क्या मतलब? जलेबी ने सोहनलाल को देखा। अगर जगमोहन भागकर इस तरफ आता तो नागराज हमें सामने पाकर जगमोहन को मजबूर करने के लिए हमारा सहारा ले सकता था। ऐसे में जगमोहन ने दूसरी तरफ भाग जाना ही श्रेयस्कर समझा। गुलचंद, जलेबी ने घबराहट भरे स्वर में कहा, अगर जग्गू को कुछ हो गया तो मेरा ब्याह ना हो पाएगा। तेरे को ब्याह की पड़ी है, इधर जगमोहन की जान जाने का सवाल है। वही तो कह रही हूँ, जग्गू तो एक बार मरेगा, मैं उसकी याद में जिंदा होते हुए भी रोज़ रोज़ मरूंगी। जलेबी का सर भर्रा उठा। इससे तो अच्छा है कि जग्गू के साथ ही जान दे दूँ। उसे कुछ नहीं होगा। कहाँ? नागराज अब नज़र आना बंद हो गया था। वो जंगल में गुम हो गया था। जग्गू और नागराज की तरफ पता तो चले कि वो क्या कर रहे हैं। फिर सोहनलाल और जलेबी उस तरफ भाग गए जिधर नागराज और जगमोहन गए थे। जगमोहन दौड़ते दौड़ते हाफ रहा था। भागते हुए से काफ़ी देर हो गई थी। कपड़े पसीने से भर चुके थे। जंगल का हर तरफ का रास्ता एक जैसे ही था। वो नहीं जानता था कि किधर जा रहा है और किधर जाना है। रह रहकर पीछे से नागराज की मध्यम सी आवाज़ सुनाई दे जाती थी। वो उसे रुकने को कह रहा था, पुकार रहा था। इसी से एहसास हो जाता था कि वो बराबर उसके पीछे है। जगमोहन ने मोती को मुट्ठी में जकड़ रखा था। वो रुस्तम राव की आत्मा किसी भी हाल में नागराज के हाथों में नहीं जाने देना चाहता था। वो रुस्तम राव को पुनः जिंदा देखना चाहता था, और अगर वो सांपनाथ की बस्ती वालों की राक्षसी इच्छाओं को समाप्त कर सकता था तो अवश्य ये काम करके उन सबका जीवन सामान्य करेगा। नागराज के हाथ में रुस्तम राव की आत्मा पहुंच जाने का मतलब था आत्मा का समाप्त हो जाना, क्योंकि वह उसे बता चुका था कि नागरानी के नाम का यज्ञ शुरू करके उसकी पवित्र आग में रुस्तम राव की पवित्र आत्मा की आहुति देनी है। इस तरह तो रुस्तम राव की आत्मा ने नष्ट हो जाना था। फिर रुस्तम राव ने कभी भी जीवित नहीं हो पाना था। ऐसे में अब मौका आया है तो रुस्तम राव को वह हर हाल में जीवित कर देना चाहता था, परंतु खतरा सिर पर था। यहाँ के रास्ते अनजान थे और नागराज दौड़ता हुआ उसके पीछे था। वो भी हर हाल में रुस्तम राव की आत्मा पा लेना चाहता था। तभी जाने किस चीज़ से जगमोहन के पाँव को ठोकर लगी, कुछ न समझा वो, और उसका शरीर उछलकर घास और मिट्टी भरी ज़मीन पर लुढ़कते हुए पेड़ों के तने से टकराया और रुक गया। 2 पल के लिए उसका मस्तिष्क सुन रहा, फिर हड़बड़ा कर उठ बैठा। गिरने के दौरान सबसे अच्छी बात तो ये रही कि वो मोती उसकी मुट्ठी में ही दबा रहा। तभी उसकी सोचों में आया कि नागराज उसके पीछे आ रहा है। जगमोहन उठा दोबारा दौड़ शुरू करने के लिए। उसी क्षण उसके कानों में दौड़ते कदमों की आवाज़ पड़ने लगी। नागराज करीब आ पहुंचा था। जगमोहन की निगाह सामने की तरफ उठ गई। पेड़ों के तनों के बीच रह रहकर नागराज का शरीर नजर आने लगता। उनमें फासला कम हो गया था और भागने का कोई फ़ायदा न था। जगमोहन मुट्ठी में मोती दबाए होठ बीचे नागराज को देखता रहा। उसे खड़ा पाकर नागराज कुछ पहले ही ठिठका और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। नागराज का चेहरा लाल हो रहा था, सांस चढ़ जाने के कारण। उसकी क्रोध भरी निगाह एकटक जगमोहन पर थी। जगमोहन नागराज को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर कठोरता थी। नागराज की सांस कुछ संयंत हुई। तूने बहुत गलत किया जग्गू। नागराज के होठों से फुफकार निकली। जगमोहन दांत भीजे नागराज को देखता रहा। तूने मेरे को धोखा दिया, मेरा मोती। ये मोती मुझे बहुत अच्छा लगा नागराज। जगमोहन शब्दों को चबाकर कह उठा। तेरे को डर नहीं लगा मुझसे मोती छीनते हुए? जगमोहन के चेहरे पर मुस्कान ठहरी। क्यों डर लगेगा? मैं तेरी जान भी ले सकता। ये धमकी किसी और को देना, मेरी जान लेना मामूली बात नहीं। जगमोहन उसी मुस्कान के साथ बोला। नागराज के होठों से पुनः फुफकार जैसी सांस निकली। तेरे को पता है कि मैं संसार का सबसे जहरीला हूँ, पलों में तेरी जान ले सकता हूँ। जगमोहन मुस्कुराता हुआ नागराज को देखता रहा। परंतु तेरी गलती के बावजूद भी मैं तेरी जान छोड़ सकता हूँ। कुछ नहीं कहूँगा तुझे। इतनी मेहरबानी क्यों? ये मोती मुझे वापस दे दे जग्गू। नहीं, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, अब ये मेरा हो गया। नागराज का चेहरा क्रोध से भरने लगा। इनकार मत कर, मैं बहुत ईमानदारी से तेरे से मांग रहा हूँ, तेरे को जिंदा छोड़ रहा हूँ। जगमोहन के होठों पर मुस्कान छाई रही। ला जग्गू, नागराज ने सतर्क स्वर में कहा। मेरा मोती मेरे को दे दे। वो तेरा नहीं है। क्या मतलब? वो तू सुनेरा से लाया है। नागराज टकटकी बांधे जगमोहन को देखने लगा। क्या कहना चाहता है जग्गू? नागराज ने चुप्पी तोड़ी। उस मोती में क्या है? मैं समझा नहीं। मैंने पूछा उस मोती में क्या है। तू मेरे सवाल को बहुत अच्छी तरह समझ रहा है नागराज। नागराज खामोश रहा। तू इस उलझन में है कि शायद मैं अंदाज़ लगाकर तेरे को कह रहा हूँ, मगर ऐसी कोई बात नहीं। जिस बात का यकीन है वही बात तेरे को कह रहा हूँ। जगमोहन शब्दों को चबा कर कह उठा। मैं जानता हूँ कि उस मोती में रुस्तम राव यानी त्रिवेणी की आत्मा है। नागराज के चेहरे पर चौंकने के भाव उभरे। त्रिवेणी की आत्मा? नागराज के होठों से निकला। हाँ,
जगमोहन के चेहरे पर गहरी मुस्कान ठहरी। नागराज जगमोहन को देखता रहा। कई पलों तक उनके बीच खामोशी रही। चुप क्यों है नागराज? तेरे को किसने बताया कि मोती में त्रिवेणी की आत्मा है? नागराज ने गंभीर स्वर में पूछा। किसी ने भी बताया तुझे क्या? तू जलेबी और गुलशन के साथ जंगल में ही भटक रहा है, ऐसे में तेरे को कैसे पता चल सकता है कि मोती में त्रिवेणी? नहीं, यह मुझे बहुत प्यारा लगा। त्रिवेणी की आत्मा रखी हुई है। नागराज के चेहरे पर और भी सख्ती आई। अवश्य तेरे को किसी ने बताया है। मैंने कब इनकार किया कि किसी ने बताया नहीं? नागराज ने सिर हिलाया। चेहरे पर ज़्यादा क्रोध उभरने लगा। किसने बताया? ये मैं तुझे नहीं बता सकता। नागराज के होठों से पुनः सांस जैसी फुफकार निकली। जग्गू, मेरे को मोती दे दे। मोती और रुस्तम राव की आत्मा? जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। जो भी समझ, ला मुझे दे दे। नहीं नागराज, मैं तुम्हें रुस्तम राव की आत्मा नहीं दे सकता। जगमोहन एक एक शब्द चबा कर कह उठा। रुस्तम राव की आत्मा की सापनाथ की बस्ती वालों को ज़्यादा ज़रूरत है। वो राक्षसी इच्छाओं के साथ जीवन बिता रहे हैं। भाईलाल ने उनका जीवन नरक बना दिया था। अब भी वे वैसा ही बुरा जीवन जी रहे हैं, लेकिन रुस्तम राव उन्हें सामान्य इच्छाओं वाला इंसान बना सकता है। इसलिए रुस्तम राव का पुनः जीवित होना बहुत ज़रूरी है। त्रिवेणी की आत्मा की मुझे बहुत ज़रूरत है। नागराज के होठों से फुफकार भरे स्वर निकले। तुम्हें तो कोई दूसरी पवित्र आत्मा भी मिल सकती है, परंतु रुस्तम राव तो अपनी आत्मा से ही जीवित होगा। नागराज, जिद मत करो, मुझे जाने दो, ताकि रुस्तम राव के शरीर में पुनः जीवन रूपी आत्मा डाली जा सके। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। दूसरी आत्मा से मैं अपनी नागरानी का जीवन बचा सकूंगा, ये सोचने का वक्त भी मेरे पास नहीं रहा। अगर नागरानी के जीवन को कुछ हो गया तो मैं हज़ारों साल लंबा अपना जीवन कैसे बिता पाऊंगा? नागराज एक एक शब्द चबाकर कठोर स्वर में कह उठा। त्रिवेणी की आत्मा मुझे दे दे, इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। जगमोहन के चेहरे पर कड़वे भाव आ ठहरे। ये देखकर नागराज की आंखें सिकुड़ी। नहीं नागराज, एक बार सुन ले, 1000 बार सुन ले, रुस्तम राव की आत्मा मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। नागराज के होठों से फुफकार जैसा स्वर निकला। मुझे मजबूर ना कर जग्गू, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे ऊपर से हुक्म है कि त्रिवेणी की आत्मा या किसी भी पवित्र आत्मा को पाने के लिए मुझे किसी का जीवन नष्ट नहीं करना है। मैंने किसी का जीवन नष्ट नहीं किया और त्रिवेणी की पवित्र आत्मा पाली। जगमोहन नागराज को देख रहा था। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं मजबूर हूँ और हाथ बांधे खड़ा रहूँगा। नागराज की आवाज़ में खतरनाक भाव आ गए थे। तुमने मेरे से त्रिवेणी की आत्मा छीनी है, ऐसे में इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मेरे पे कोई बात ना आएगी। जगमोहन मुस्कुराता हुआ नागराज को देखता रहा। नागराज के चेहरे पर पहले से भी ज़्यादा खतरनाक भाव आकर ठहरने लगे। नागराज, जगमोहन पक्के सर में कह उठा, तेरे को जो करना है कर। रुस्तम राव की आत्मा तेरे को वापस ना दूंगा। तूने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तेरे पर जानलेवा वार करूं। नागराज फुफकारा। अवश्य वार कर। मैं चाहता नहीं कि इस काम के लिए तेरी जान लूं, परंतु तेरे शब्द मुझे मजबूर कर। तेरे को रुस्तम राव की आत्मा लेनी है तो तुझे मेरा जीवन समाप्त करना ही होगा। जगमोहन होठ भींच कर बोला। नागराज के होठों से फुफकार निकली। उसने बाँह सीधी की और होठे ही होठों में कुछ बड़बड़ाया। अगले ही पल नागराज का मनुष्य रूपी शरीर लुप्त होने लगा। उसकी जगह काला नाग लहराता देखा। अगले ही पल वो नाग हवा में तीर की भांति लहराकर आगे बढ़ा और जगमोहन की गर्दन में आ फंसा। गर्दन में लिपटते ही नाग ने जोरों से फुफकार मारी। जगमोहन ने दाएं हाथ में तो मोती दबा रखा था, बाएं हाथ से नाग का फन पकड़ना चाहा। तभी नाग का फन तेजी से हिला और जगमोहन के माथे पर लगा। आ! जगमोहन के होठों से पीड़ा भरी कराह निकली। उसी पल नाग उसके गले से गायब था और अगले ही पल सामने मनुष्य के रूप में खड़ा नागराज दिखा। उसके चेहरे पर क्रोध के भाव थे। वो नागराज को ही देख रहा था। माथे पर जहाँ नागराज ने डसा था वहाँ खून लगे 2 बिंदु नजर आने लगे थे। तभी नागराज की आंखें सिकुड़ी। चेहरे पर जहान भर का आश्चर्य ठहरा। वो जानता था कि उसके जहर का प्रभाव इतना तेज है कि चंद क्षण से ही ज़्यादा मनुष्य खड़ा नहीं रह सकता। परंतु जग्गू कई लंबे पल बीत जाने के बाद भी उसके सामने सलामत खड़ा था। हैरानी क्यों नागराज? जगमोहन मुस्कुराकर शांत स्वर में क्या उठा। तुम जिंदा कैसे हो? नागराज के होठों से अविश्वास भरा स्वर निकला। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे मर जाना चाहिए था हर हाल में, लेकिन मैं जिंदा हूँ। असंभव। उफ, ये सब क्या हो रहा है? नागराज बड़बड़ाया और उसी पल जगमोहन की तरफ हाथ करके होठे ही होठों में पुनः मंत्र बड़बड़ाया तो उसका मनुष्य का रूप सिकुड़ने लगा। जगमोहन उसे ही देख रहा था। चंद पलों में ही नाग के रूप में नागराज वहाँ पर मौजूद था। मनुष्य रूप लुप्त हो चुका था। जगमोहन सब समझ रहा था कि अब की बार नागराज जल्दी न करके संभल के सारे काम कर रहा था। वह अविश्वास और हैरानी में गिरा था कि उसके जहर से कोई नहीं बच सकता। फिर वो कैसे बच गया? उसे लग रहा था कि शायद उससे भूल हुई है डसने में, परंतु जगमोहन के माथे पर नजर आ रहे डसने के निशानों को भी झूठा नहीं कहा जा सकता था। एकाएक नागराज नाग के रूप में जमीन से उठा और जगमोहन की तरफ लपका। जगमोहन की तरफ बढ़ने की गति ज़्यादा तेज़ न थी। जगमोहन अपनी तरफ हवा में आते नागराज को देख रहा था, परंतु बचने के लिए उसने जगह न छोड़नी। वहीं खड़ा रहा। नागराज आया और उसके कंधों पर गिरते हुए गले में लिपटता चला गया।
जगमोहन के चेहरे पर शांत मुस्कान उभर आई। अब की बार उसने नागराज का फन पकड़ने की चेष्टा न की। वो चाहता था कि नागराज अपनी चेष्टा का परिणाम अच्छी तरह जान ले। उसी पल नागराज का फन उसकी आंखों के सामने आया। मध्यम से फुफकारें उसे सुनने को मिली और अगले ही पल नागराज का फन उसकी छाती पर जा लगा। छाती पर डसा था नागराज ने। जगमोहन को पीड़ा का ऐसा एहसास हुआ कि जैसे किसी ने छाती में गर्म सुइयां चुभो दी। वो पीड़ा से कांप उठा। तभी नाग के शरीर के बल उसकी गर्दन से हिले और उसकी गर्दन को आज़ाद छोड़कर नागराज का शरीर मंत्रों के प्रभाव में हवा में उड़ा और कुछ दूर घास पर जा गिरा। जगमोहन का चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। वो नागराज को ही देख रहा था, जो कि देखते ही देखते पुनः पूर्व परिचित मनुष्य रूप में आ गया था। उसकी चमक भरी निगाह जगमोहन पर थी। शायद उसे आशा थी कि इतनी देर में जगमोहन को मृत हो जाना चाहिए, परंतु जगमोहन अपनी जगह पर सलामत खड़ा था। जगमोहन की छाती पर नागराज के डसने की पीड़ा एकाएक कम होने लगी। चेहरे पर उभरे पीड़ा के भाव छटने लगे। वो अब सामान्य होता जा रहा था। दर्द और तनाव उसके चेहरे से दूर होता जा रहा था। नागराज के चेहरे पर अविश्वास और हैरानी के भाव थे। उन भावों को देखकर जगमोहन के चेहरे पर शांत सी मुस्कान आ ठहरी। तुम जिंदा हो? नागराज के होठों से चीख भरा स्वर निकला। तुमने 2 बार मुझ पर वार किया, दोनों बार मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तुम तो संसार के सबसे जहरीले हो, लेकिन तुम्हारे जहर का असर मुझ पर क्यों नहीं हुआ? क्या तुम्हारे जहर का असर समाप्त हो गया है क्या? नागराज के चेहरे पर क्रोध और आंखों में हैरानी सिमटी हुई थी। असंभव। नागराज हक्का बक्का परेशान था। जगमोहन के होठों पर छोटी सी शांत मुस्कान थी। तुम पर मेरे जहर का असर क्यों नहीं हो रहा? नागराज परेशान नजर आ रहा था। उसकी बेचैनी हर पल के साथ बढ़ती जा रही थी। तुमने कौन सी विद्या मेरे जहर के खिलाफ इस्तेमाल की है? मैं किसी विद्या की जानकारी नहीं रखता। तुमने किसी शक्ति का इस्तेमाल किया है? शक्ति की भी जानकारी नहीं है मुझे, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम पर जहर का असर क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है तुम्हारे जहर का असर समाप्त हो गया हो नागराज, जगमोहन बोला। बकवास मत करो, ये कभी नहीं हो सकता। नागराज की आवाज़ में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जगमोहन ने उसी पल मुट्ठी आगे की और उसे खोला। हथेली पर रखा मोती चमक उठा। नागराज के मस्तिष्क को झटका लगा। चेहरे से भयावह सा लगने लगा। मैं जानता हूँ कोई बात अवश्य है। तुम मुझसे ये रहस्य छिपा रहे हो कि मेरे जहर से कैसे बच गए। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम अपनी चेष्टाओं में सफल नहीं हो सकते, नागराज शब्दों को चबाकर बोला। मैं तुम्हें तुम्हारी चाल में सफल नहीं होने दूंगा। मेरे जहर के असर से तुम बच सकते हो, जाने कैसे बच गए, लेकिन मेरे पास नागों की विद्या है, शक्ति भी है, जिसका मुकाबला तुम किसी भी हाल में नहीं कर सकते। जगमोहन के चेहरे पर छाई मुस्कान गहरी हो गई। तुम अपना हर दाम मुझ पर आजमा लो नागराज। मत भूल मैं नागराज हूँ, नागलोक का मालिक और संसार का सबसे जहरीला। नागराज फुफकार सा उठा। जगमोहन ने हथेली बंद कर ली। मोटी मुट्ठी में पुनः बंद हो गया। त्रिवेणी की आत्मा वाला मोती मुझे दे दे जग्गू। नहीं नागराज, सापनाथ की बस्ती वालों को रुस्तम राव की जिंदा होने की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अपनी नागरानी का जीवन बचाना है। आत्मा वाला मोती मुझे दे दे। ये तो मैं कभी नहीं मिल सकता। जगमोहन के ओठ भिसने लगे। तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मैंने तो बराबरी की नहीं। मैं तो अपना और मोती का बचाव कर रहा हूँ। मेरी विद्या का कोई तोड़ नहीं, अभी भी वक्त है। अगर मैंने विद्या का वार तुझ पर किया तो बच नहीं सकेगा। जगमोहन कठोर निगाहों से नागराज को देखता रहा। उसी क्षण नागराज ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और होठे होठों में तेजी से कुछ बड़बड़ाने लगा। उसकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वो क्या बड़बड़ा रहा है ये समझ नहीं आ रहा था। तभी आकाश में सिर्फ कुछ ऊंचाई पर आग का गोला चमका, जिसमें आग के साथ साथ ऊंची लपटें भी उठ रही थीं। वो गोला इस कदर तेज़ी से घूम रहा था कि उसकी लपटें टूटकर इधर उधर फैल रही थीं। एक ही निगाह देखने पर अजीब सा चक्र लग रहा था वो। नागराज ने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली गोले की तरफ की, फिर जगमोहन की तरफ। एकाएक गोले ने अपनी जगह छोड़ी और तेज़ी से जगमोहन की तरफ बढ़ा। जगमोहन एकटक गोले को देख रहा था। जब आग का गोला उसकी तरफ बढ़ा तो वो अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। तभी नागराज का कठोर स्वरों से सुनाई दिया, अभी भी मान जा जग्गू। मोती मुझे देने के लिए हाँ कह दे। इस गोले को मैं अभी रोक दूंगा, वरना मेरी विद्या से बना ये गोला जिससे भी टकराएगा वो उसी पल जलकर भस्म हो जाएगा। नागराज की निगाह गोले पर ही रही। आग का गोला पास आकर जगमोहन के गिर्द मर्राने लगा। नागराज कठोर निगाहों से जगमोहन को देखे जा रहा था। एकाएक आग के गोले ने घूमना छोड़ा और सीधा जगमोहन से अटक रहा है। आग का भपका उठा और इसके साथ ही जगमोहन आग की लपटों में घिर गया। नागराज के चेहरे पर वैसी मुस्कान नाच उठी। तेरा जीवन समाप्त हुआ। अब त्रिवेणी की आत्मा वाला मोती मेरा है। मैंने आग को हुक्म दे दिया है, उस मोती पर आग अपना असर नहीं दिखाएगी। तू राख हो जाएगा और उसी राख में पड़ा मोती मुझे मिल जाएगा। नागराज बड़बड़ा उठा। देर तक वो आग जगमोहन को झुलसाती रही। सोहनलाल और जलेबी भी वहाँ पहुँचे थे। जगमोहन को पूरी तरह आग की लपटों में घिरा देखकर जलेबी पागलों की तरह चीख उठी, जग्गू, मेरे जग्गू, है कोई, बचाओ मेरे जग्गू को। कहने के साथ ही वो जगमोहन की तरफ दौड़ी कि ठोकर लगते ही लड़खड़ा कर गिरती चली गई। फ़ौरन ही संभली उठी कि तब तक सोहनलाल पास आ चुका था।
होश में जलेबी, मेरा जग्गू। जलेबी की आंखों में आए आंसू अब गालों पर लुढ़कना शुरू हो गए थे। कुछ नहीं होगा उसे। सोहनलाल की गंभीर निगाह आग में लिपटे जगमोहन पर गई। वो ठीक रहेगा। कुछ दूर मौजूद नागराज ने खतरनाक निगाहों से दोनों को देखा। उसके बाद वो पुनः जगमोहन को देखने लगा। कैसे ठीक रहेगा मेरा जग्गू? नागराज ने उसे जला दिया। अगर जगमोहन जल रहा होता तो वो चीखता, तड़पता, लेकिन आग में छिपा वो शांत है। जलेबी, ओ मेरे भगवान! जलेबी घबराहट के सागर में नजर आने लगी। इसका मतलब जग्गू में जान रही नहीं। वो उसकी ज़िंदगी समाप्त हो गई। तभी तो आग का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है तू। जलेबी ने चील की तरह जगमोहन की तरफ बढ़ना चाहा। सोहनलाल ने फौरन उसकी कलाई पकड़ ली। तू उधर नहीं जाएगी। छोड़ मुझे गुलशन, मेरा जग्गू जल रहा। वो ठीक है। सोहनलाल ने दांत भींचकर कठोर स्वर में कहा। तू उस तरफ नहीं जाएगी। वो असली आग नहीं है। नागराज ने विद्या से उस आग को पैदा किया है। तेरा उसके पास जाना खतरनाक होगा। जलेबी आंखों और गालों में आंसू भरे रोने फपकने लगी। सोहनलाल सख्ती से उसकी कलाई थामे रहा। उधर नागराज ने अपनी बाँह सीधी करके आग की तरफ उंगली की और ऊंचे स्वर में बोला, तू जा, अब तू जा, तेरा काम हो गया। उसी पर पलक झपकती आग जाने कहाँ लुप्त हो गई। सामने का नज़ारा देखकर नागराज स्तब्ध रह गया। जगमोहन अपनी जगह सलामत खड़ा था। जग्गू! जलेबी रोते हुए खुशी से चीख उठी। सोहनलाल के चेहरे पर भी मुस्कान दौड़ रही थी। मेरा जग्गू ठीक है, ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। जलेबी की आवाज़ सुनकर नागराज अपनी हालत से बाहर निकला। नहीं, ये नहीं हो सकता। नागराज बड़बड़ा उठा। जगमोहन मुस्कुराया। तुझ पर मेरी विद्या का असर क्यों नहीं हुआ? एकाएक नागराज चीखा। तू कमज़ोर हो गया है नागराज। जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हो सकता। मैं नागराज हूँ, कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता। नागराज पुनः चीखा। फिर तेरी शक्ति का असर मुझ पर क्यों नहीं हो रहा? जगमोहन हंसा। नागराज का चेहरा पुनः क्रोध से स्याह पड़ने लगा। गुस्से से उसका कांपता शरीर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अभी अभी तूने मेरी शक्ति देखी नहीं है जग्गू? वो भी दिखा ले। तभी जलेबी चीख उठी। नागराज, अगर मेरे जग्गू को कुछ हुआ तो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुप कर, सोहनलाल दबे स्वर में बोला। जगमोहन को कुछ नहीं होगा। वो मेरे जग्गू पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने दे। तेरे जग्गू को कुछ नहीं होगा। जलेबी ने गर्दन घुमाकर सोहनलाल को देखा। अगर उसे कुछ हो गया तो तू दोबारा वापस लाएगा उसे? मैंने कहा चुप कर। जगमोहन को कुछ नहीं होगा। सोहनलाल ने दबे स्वर में झल्ला कर कहा। हो गया तो नहीं होगा। वैसे भी हम नागराज को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू ज़्यादा चीख चिल्ला मत। अगर नागराज का ध्यान हमारी तरफ हो गया तो वो पलों में हमें ख़त्म कर देगा। तभी नागराज नीचे झुका और ज़मीन की मिट्टी 2 उंगलियों में दबाकर मंत्र बड़बड़ाने लगा। जगमोहन मुट्ठी में मोती बंद किए शांत सा नागराज को देख रहा था। पेशीराम ने उसे जो कहा था उस पर उसे विश्वास था और वो विश्वास अब सच में सामने भी आ रहा था। विद्या का असर उस पर सफल नहीं हुआ था। उसे विश्वास था कि नागराज की शक्ति के वार से भी वो बचा रहेगा। मंत्र पूर्ण करने के बाद नागराज ने उंगलियों में दबी मिट्टी पर फूंक मारी। इसके साथ ही वहाँ धूल ही धूल जाने कहाँ से इकट्ठी होने लगी। ऐसा लगा जैसे पहाड़ खड़ा हो रहा हो धूल का। कभी वो कोई आकार लेता तो कभी कोई। चंद पल यही आलम रहा। फिर एकाएक ही धूल का वो पहाड़ अजीब सी आकृति में बदल गया। दिल दहला देने वाली आकृति थी वो। 10 फीट ऊंची। शरीर के नाम पर वो 2 फीट की गोलाई लिए हुए थी। उसके दाएं और बाएं 3-3 बाहें थी। बांस की तरह 2 लंबी टांगें। चेहरे के रूप में छोटा सा गोला था। उस पर 2 गोल आंखें और नाक की जगह 2 छेद थे। कानों की जगह भी दोनों 2 छेद थे। उन होठों रूपी जगह से कटी हुई जीभ जैसी चीज़ बार बार लपलपाकर बाहर की तरफ आ रही थी। उसकी सांसों की आवाज़ किसी फुफकार जैसी थी। उसने अपनी पतली सी गर्दन घुमाकर हर तरफ देखा। गुलशन! जलेबी कांपती सी कह उठी। ये जग्गू को मार देगा। अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं जग्गू को? वो जीव जो भी था सच में भयानक था। उसे देखकर मन ही मन सोहनलाल भी कांप उठा था। नागराज, मेरा परिणाम स्वीकार करे। वो जीव झुककर बोला। उसकी आवाज़ फुफकार से कम ना थी। नगोरा, मालिक हुक्म दे। वो देख जग्गू खड़ा है। नगोरा नाम के उस जीव की गर्दन जगमोहन की तरफ घूमी। जगमोहन आंखें सिकोड़े नगोरा को ही देख रहा था। इस पर मेरी विद्या का असर नहीं हो रहा। ये कहीं से शक्ति लेकर आया है अपने बचाव की। नागराज गुर्राया। हुक्म दे मालिक, इसे खत्म करना है, जीवन नष्ट कर देना है इसका। हुक्म को अभी पूरा कर देता हूँ। इसके हाथ की बद्ध मुट्ठी में मोती है, वो मोती नष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं होगा मालिक। नागराज खतरनाक अंदाज में हंस पड़ा। नगोरा अपने अजीब से शरीर के साथ जगमोहन की तरफ पलटा। जगमोहन के होठ बिछ गए। वो जानता था कि इस खतरनाक जीव का वो मुकाबला नहीं कर सकता था। उसका बचाव वह पेशीराम की दी शक्ति ने ही करना था। नगोरा अपने कदम उठाता जगमोहन की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा करते हुए उसके दोनों तरफ के 3-3 हाथ बाहें हिल रही थी। उसके होठों से फुफकारे जैसी सांसें लेने की आवाज़ें निकल रही थी। जग्गू को छोड़ना नहीं नगोरा।